डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सबसे धांसू ट्रिक बताऊंगा और ये ट्रिक आपके लिए एक्सप्लेनेशन करने का बेस्ट तरीका साबित होगी। तो आप समझ लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को अधिकतर प्रोज सेक्शन में एक्सप्लेनेशन करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि वे करें तो क्या करें। तो इसमें आपको ट्रिक के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है और कम से कम आप उसको अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकें। इसकी ट्रिक के साथ इसको देखें। हाँ, तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हमें पैसेज दिया होगा सामने। उस पैसेज को पहले तो हम केयरफुली कम से कम 2 बार पढ़ें। अब 2 बार पढ़ें, अक्सर स्टूडेंट ये करता है कि उसको, कुछ स्टूडेंट जो होशियार होते हैं उनको अर्थ निकालना आता है, वो उसकी मीनिंग समझ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अर्थ निकालना नहीं आता, तो वो क्या करें। तो उनके लिए भी और जिनको आता है उनके लिए भी, मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। तो पहले तो वे जिनको अर्थ निकालना बहुत अच्छे से आता है तो वे 1 या 2 बार पैसेज को पढ़ेंगे, पूरा अर्थ समझ जाएंगे। और वे स्टूडेंट जिनको अर्थ निकालना नहीं आ रहा या थोड़ा बहुत आ रहा, तो उनके लिए ये ट्रिक है कि वे पैसेज को जब पढ़ें तो उनको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जिस पैसेज को वे करने जा रहे हैं वो किस चैप्टर से लिया गया है। और आशा है आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो पहले तो उस अपनी पूरी तैयारी करके जाएंगे, तो जो भी आपके सामने पैसेज होगा उसका हिंदी में आपको सारांश पता ही होगा। अब जो पैसेज आपके सामने है, अगर आप उसका पूरा अर्थ नहीं निकाल पा रहे तो उसका एक संभावित अर्थ होता है कि जैसे जब भी हम कोई लाइन पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में क्लिक होता है। तो एक आप संभावित अर्थ निकालें, यानी शुरू से जैसे ही उठाएंगे पैसेज को, लास्ट में जब पूरा पढ़ के आप खत्म करेंगे, 1 या 2 बार पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में एक संभावित अर्थ होगा, एक पॉसिबल अर्थ होगा जो आपको दिमाग में ये क्लिक करेगा कि हाँ, ये फलाने चैप्टर से है और ये यहाँ से लिया गया है और इसका इतना मतलब है। जब आपको वो संभावित अर्थ पता चल जाए, पूरा अर्थ ना पता चलता हो, तो आप उस अर्थ की एक कहानी दिमाग में ये डाल लें पहले कि ये कहाँ से कहाँ तक है और कितनी कहानी है इसमें, ये दिमाग में पॉइंट रखें। अब ये चीज़ आपके एक्सप्लेनेशन में बहुत काम आने वाली है। अब देखें, अब रेफरेंस कैसे लिखते हैं। तो रेफरेंस में आपको करना क्या है। अब रेफरेंस में आपको करना क्या है, रेफरेंस एक्चुअली कोई भी पैसेज होता है सबका सेम होता है, उसकी जो वर्ड्स हैं वो सेम है, बस थोड़ी सी चेंजिंग होती है। वो चेंजिंग पैसेज के हिसाब से हो जाती है। जैसे कोई पैसेज किसी चैप्टर से आया तो जिस चैप्टर से आया उसको देना होता है हमें उसका नाम, और साथ ही साथ उसके राइटर का नाम देना होता है। फिर इसके बाद तो ये रेफरेंस में हम राइटर का नेम प्लस जिस चैप्टर से वो पैसेज लिया गया है उस चैप्टर का नेम हमें लिखना होता है। कैसे लिखना होता है मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा। अब इसके बाद कॉन्टेक्स्ट को कैसे लिखेंगे इस पर विचार करते हैं। ये मेन चीज है। एक्चुअली टीचर को पैसेज चेक करने का पूरा समय नहीं होता, वो आपके कॉन्टेक्स्ट के लिखने के तरीके से ही समझ जाता है कि आपको कितना आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब कॉन्टेक्स्ट आप लिखो तो आपके दिमाग में, जो मैंने अभी पीछे पैसेज पढ़ने का जो तरीका बताया था, उसमें जो संभावित कहानी बोली थी कि संभावित अर्थ आपके जो दिमाग में आ रहा है उस अर्थ को दिमाग में रखें और उसका एक निचोड़ बनाए अपने मन में। ये वे स्टूडेंट भी जिनको अच्छे से, जिनकी इंग्लिश मजबूत है, जो अर्थ निकाल लेते वे भी, और जिनकी कमजोर है वे भी, एक संभावित अर्थ निकालें और पूरे का एक निचोड़ बनाएं। उस निचोड़ को मुश्किल से 2 या मैक्सिमम 3 लाइन से अधिक नहीं देना। ये समझ लीजिए इसमें कैसे कॉन्टेक्स्ट को करना है, ये मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। ये मैंने केवल तरीका बताया। अब बात करते हैं मेन पार्ट जो है वो है अपना एक्सप्लेनेशन पार्ट। इसकी व्याख्या करना है। तो व्याख्या का अर्थ होता है जो भी पैसेज में दिया है हम वही चीज, ध्यान रहे मेरे शब्दों को पकड़ें, वही चीज लेकिन वही नहीं, वही जो पैसेज में दिया है वही हमें लिखना है, लेकिन वही नहीं लिखना, उसको अपने शब्दों में लिखना है, उसकी व्याख्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है।
तो इसको हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको आप पकड़िए दिमाग में जो मैं कह रहा हूं। पहला तरीका, सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि अगर आपने पैसेज अच्छे से पढ़ा है, आपको कहानी पता है, आपको समझ में आ गया है, तो पहला जो तरीका है वो ये है कि आप पैसेज की एक कहानी समझें दिमाग में कि यहां से लेके यहां तक अर्थ है, तो उस पूरी कहानी को एक आप मन में बनाएं, एक पूरा आधार दें, कहां से शुरुआत करनी, कहां एंड करना, उसमें क्या क्या है, उस सारी चीजों को एक एक सेंटेंस में पिरोते हुए एक पूरा एक लिंक बाय लिंक उसको जोड़ते हुए पूरी कहानी को और पूरा मन में अपने रखें और ट्रांसलेट कर दें। एक तरीका ये हुआ। अब दूसरा तरीका क्या है, जो इसकी दूसरी ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि अब मान लो आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं, आप ऐसा नहीं कर पा रहे कि आप मन में एक पूरी कहानी बनाएं, फिर उसको सेट करें, फिर आप लिखें। तो दूसरी बात जो है वो और भी सरल है। वो क्या है कि आप पैसेज को पढ़ते समय पहले तो पढ़ लें अच्छे से, फिर इसके बाद जब आप एक्सप्लेन करें तो आप एक एक लाइन को पढ़ें, यानी एक लाइन में जहां फुल स्टॉप समाप्त होता है वहां तक आप पढ़ें, उसका अर्थ समझें और उसी लाइन को वही ना लिख के अपने शब्दों में वही लाइन का अर्थ लिख दें। कहने का अर्थ है उसको अपने शब्दों में उसकी व्याख्या कर दें। इस प्रकार से आप एक एक लाइन, यानी एक फुल स्टॉप खत्म होने के बाद दूसरे फुल स्टॉप तक पढ़ें, उसको समझें, फिर उसकी व्याख्या करें। इस प्रकार से आप एक एक फुल स्टॉप तक करते करते लास्ट तक आप पहुंच जाएंगे, आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आशा है ये जो ट्रिक है आपको बहुत ही अच्छे से दिमाग में आ गई होगी। बड़ा आसान है एक्सप्लेनेशन करना। तो चलिए अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। तो चलिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले ये पैसेज हमें आपके सामने दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ना जरूर पड़ेगा अच्छे से। तो चलिए पहले इसका अर्थ समझते हैं। पैसेज शुरू होता है, इफ यू आर गिवन टू एंगर, worry, jealousy, greed, or any other inharmonious state of mind and expect perfect physical health, you are expecting the impossible, for you are continually sowing the seeds of disease in your mind. अब जैसे कि पैसेज में कहा गया है, if you are given to anger, given to माने आदि होना, अगर आप क्रोध के आदि हैं, वरी के आदि हैं, जेलसी के आदि हैं, ग्रीड के आदि हैं, जेलसी माने ईर्ष्या, ग्रीड माने लालच, ये और एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, या किसी अन्य इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, मन की इनहार्मोनियस स्टेट माने असंगत अवस्था के आप आदि हैं। असंगत अवस्था क्या होती है? क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच या अन्य। एंड एक्सपेक्ट फिजिकल हेल्थ, और आप शारीरिक स्वास्थ्य की आशा करते हैं, तो यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तो आप असंभव की आशा कर रहे हैं। फॉर चूंकि यू आर कंटिन्यूअली सोइंग द सीड्स ऑफ डिसीज इन योर माइंड, और ऐसा करके चूंकि आप लगातार कंटिन्यूअली सो कर रहे, बो रहे, क्या बो रहे? द सीड्स ऑफ डिसीज इन योर माइंड, की बीमारी के बीजों को आप बो रहे। तो सच कंडीशंस ऑफ माइंड आर केयरफुली सन्ड बाय द वाइज मैन, तो ऐसी जो कंडीशंस है मन की, जैसे चिंता, ईर्ष्या, जेलसी, लालच वगैरह, ये सब इनहार्मोनियस स्टेट्स जो है मन की, ये सारी कंडीशंस आर केयरफुली सन्ड बाय द वाइज मैन, यानी बुद्धिमान व्यक्ति बड़े केयरफुली, सावधानी पूर्वक इन सब से बच निकलता है, यानी दूर रहता है। फॉर चूंकि ही नोज देम टू बी फार मोर डेंजरस देन अ बैड ड्रेन और एन इन्फेक्टेड हाउस, चूंकि वो जानता है कि ये जो चीजें हैं वो ज्यादा खतरनाक है किसी बैड ड्रेन यानी नाले से, या किसी इन्फेक्टेड हाउस यानी सड़ांध भरे घर से। तो अब इसको हम सबसे पहले तो इसका करेंगे रेफरेंस। अब रेफरेंस कैसे लिखना है इसको समझें। रेफरेंस होता है संदर्भ, कि ये पैसेज कहाँ से लिया गया है। तो इसके लिए बिल्कुल फिक्स आपको लिखना है, मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए लिखना है आपको, ये पैसेज है चूंकि, या इनको पैसेज बताएं या फिर इनको लाइंस बताएं। अगर इनको हम पैसेज लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, और सिंगल कोट में लेसन का नाम। अब ये जो लेसन लिया गया है
द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर से ये पैसेज लिया गया है, इस चैप्टर का नाम है, और रिटन बाय, और इसके जो राइटर है वो जेम्स एलन है। तो इस तरीके से सिंगल कोट में ऑथर का भी नाम लिख देंगे। अब इसको आप समझ गए होंगे, ये जो मैंने ब्लैंक छोड़ा है इधर चैप्टर का नाम है, ये जो मैंने सिंगल कोट में आगे फिर लिखा है ये राइटर का नाम है। तो ये पैसेज में अलग अलग हो सकता है, जो भी पैसेज हुआ उसके चैप्टर का नाम अलग हो सकता है और राइटर का नाम अलग हो सकता है, बाकी सब कुछ फिक्स लिखना है आपको। अगर आप इसको पैसेज बोल रहे हैं तो दिस पैसेज लिख दें, ये पैसेज लिया गया है, कहाँ से लिया गया, किसने लिखा, ये लिख दिया। अगर आप इनको लाइंस बोलते हैं तो फिर ये हैज की जगह हैव हो जाएगा, इस चीज को आपको ध्यान देना है। फिर इधर लिखने दिस लाइन्स ना लिख के इधर फिर लिखना पड़ेगा दीज लाइन्स। अब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, कैसे लिखना है, इसको समझें। अब जो कॉन्टेक्स्ट है वो एक्चुअली में एक सार होता है, पूरे पैसेज का सार। तो आपने ऊपर पढ़ा होगा, लेखक ने यहाँ दो चीजों पर बात की। पहली उसने बात की जो मन की असंगत अवस्थाएं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लालच वगैरह, ये सब ऐसी चीज हैं, अगर आप ये सब आपके दिमाग में है और आप फिजिकल हेल्थ चाहते हैं तो आप फिर असंभव की मांग कर रहे हैं। और फिर आगे ये बताया कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इन सब से परिचित होता है और वो जानता है कि कैसे इन सब चीज़ों से बचना है, और क्योंकि वो इन सब चीज़ों को किसी गंदे नाले या इन्फेक्टेड हाउस से ज़्यादा खतरनाक मानता है। तो अगर मैं इसके सार की बात करूं तो आप सार में क्या लिखेंगे, तो इसमें आप लिखेंगे कि ऑथर बात कर रहा है कि कैसे व्यक्ति इन हार्मोनियस स्टेट्स ऑफ माइंड, यानी मन की जो असंगत अवस्थाएं अगर उनको दूर कर दे या हटा दे तो कैसे वो फिजिकल हेल्थ पा सकता है, क्योंकि इन हार्मोनियस स्टेट्स जो हैं वो किसी गंदे नाले के से ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो यही चीज़ हमें लिखना है। तो इसको देखें कैसे लिखेंगे। तो मन में पहले सेंटेंस की कहानी याद रखिए, हमें क्या लिखना है। तो देखें, इन दिस पैसेज, इस पैसेज में द ऑथर एडवाइजेस अस, यानी ऑथर हमें सलाह देता है टू बी फ्री फ्रॉम, कि हम फ्री हो जाएं, फ्री फ्रॉम इन हार्मोनियस स्टेट्स ऑफ माइंड, इसमें सलाह देता है सो दैट, ताकि वी कैन गेट, वी मे गेट, हम पा सके, संभावना है चूंकि, वी मे गेट द परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, परफेक्ट फिजिकल हेल्थ। अब मैंने इसको समराइज करके लिखा है पैसेज को, इसका मतलब पैसेज का ये पूरा सार होता है कॉन्टेक्स्ट के रूप में, ये मैंने लिखा है। तो इसमें मैंने आपको पूरा बता दिया। द ऑथर एडवाइसेस टू बी फ्री, हमें ऑथर सलाह देता है फ्री हो जाए, हम स्वतंत्र हो जाए जो इन हार्मोनियस स्टेट्स है मन की, ताकि हम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें, परफेक्ट फिजिकल हेल्थ प्राप्त कर सकें। और अगर थोड़ा सा और लिखना चाहते हैं तो इतना लिख सकते हैं एंड, और मैं ये लिख सकते हैं ही ऑल्सो सेज, वो ये भी कहता है दीज आर मोर डेंजरस देन इन्फेक्टेड हाउस। तो इस तरीके से आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब बात करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन की। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए तरीका ये बताया था कि आपको दो तरीके मैंने आपको बताए ऊपर। पहला तरीका ये बताया था कि आप पूरी कहानी को अपने दिमाग में रखें, लेखक ने क्या कहा है, और उस कहानी को एक पूरा एक स्टार्ट दें और एक एंड दें, और पूरी कहानी को लिंक बाय लिंक जोड़ते हुए उसको अपने मन से उसको ट्रांसलेट करते जाएं। एक तो ये तरीका बताया था। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप एक लाइन पढ़ें, उसको अपने शब्दों में लिखें। तो अब कैसे करना है इसको समझें। तो मैं आपको इसमें दूसरे तरीके से ना बताकर पहले तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि दूसरा तरीका सरल है, पहला तरीका जो थोड़ा
एक्चुअली हैं दोनों सरल, लेकिन पहले तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले तरीके से क्या है कि हम उस कहानी को पूरा दिमाग में रखेंगे। तो अब शुरू करेंगे। अब जो भी हमें बात कहनी है वो लेखक के थ्रू कहनी है, यानी हम नहीं कह रहे, वो लेखक कह रहा। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो चलो करते हैं। जैसे ऑथर के रेफरेंस देंगे तो इन दिस पैसेज लिखेंगे, इन दिस पैसेज द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द मेथड। मैं कहानी दे दी मैंने इसको, मेथड टू गेट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ। फॉर दिस, इसके लिए, फॉर दिस ही सेज, यही एडवाइसेस अस, वो हमें सलाह देता है। कौन सलाह देता है? ऑथर। ही एडवाइसेस अस टू बी फ्री, कि हम फ्री हो जाएं फ्रॉम इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड सच एज worry, jealousy, hatred, anger, hatred माने घृणा, anger और etc etc. Because these are dangerous for our mind, ये हमारे मन के लिए खतरनाक होती हैं। He says that, अब लेखक को ही हम बता रहे हैं, वह कहता है कि if we are always in the grip, ग्रिप माने होता पकड़ में, इन द ग्रिप ऑफ दीज निगेटिव इमोशंस, ये इमोशंस है सारी जो स्टेट्स हैं, इमोशंस देन, या फिर लिखें बाय डूइंग दिस। अगर हम, ही सेज दैट, वो ये कहता है कि इफ वी, कहता है कि इफ वी आर ऑलवेज इन द ग्रिप ऑफ दीज निगेटिव इमोशंस, अगर हम इन निगेटिव इमोशंस की हमेशा ग्रिप में हैं, देन तब वी आर ग्रेजुअली माने धीरे धीरे, एंड कंटिन्यूअली माने लगातार, माने धीरे धीरे और कंटिन्यूअली सोइंग, सो माने होता है बोना, सोइंग द सीड्स ऑफ डिसीज इन आवर माइंड, कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये सारी ऐसी इमोशंस हैं जिसके कारण, अगर ये हमारे इमोशंस दिमाग में हैं तो हम लगातार और धीरे धीरे अपने दिमाग में बीमारी के बीजों को बो रहे हैं। तो 10 इस प्रकार, इफ वी आर वाइज, अगर हम बुद्धिमान हैं, देन वी शुड ट्राई टू बी फ्री फ्रॉम दीज बैड थिंग्स, इन बुरी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। अब थिंग्स की जगह इमोशंस भी कर सकते। सो अ वाइज मैन थिंक्स
that these inharmonious state of mind are far more dangerous, यानी ये ज़्यादा खतरनाक हैं देन एनी बैड ड्रेन, किसी बुरे नाले से, और एनी अदर इन्फेक्टेड हाउस। सो या 10 भी लिख सकते इस प्रकार। द ऑथर इज मेकिंग अस अवेयर, हमें ऑथर अवेयर कर रहा है, जागरूक कर रहा है, टुवर्ड्स दीज बैड seeds of disease, so that ताकि we may always be free from disease। इस तरीके से ये एक्सप्लेनेशन हो गया। तो आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये जो विधि है, जो हमने आपको ट्रिक बताई, आपको कैसी लगी। और यदि आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं हर एक चैप्टर के, तो उसके वीडियो पड़े हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखें। साथ ही साथ अगर और जो आपके चैप्टर हैं जितने भी, उन चैप्टर के अगर फुल टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं तो उनके भी वीडियो प्लेलिस्ट में हैं। और साथ ही साथ पूरी प्रोज का एक मास्टर वीडियो भी हमने बनाया है, उसको ज़रूर देखें। और हमें आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप इन चैप्टर्स के जो भी आपके प्रोज में हैं उनके और भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।